नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हमने हड़प्पा सभ्यता की सभी विशेषताएं पढ़ ली थी और कला हमने पढ़ ली थी। और जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया था प्रसार क्षेत्र का, हमारा अब ये क्लास होती, लेकिन प्रसार क्षेत्र को चूंकि मैंने आपको इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिए थे और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं वो सारी मैंने इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में मैंने बता दी हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है ये मैंने आपको बता दिया, हड़प्पा से क्या क्या मिला है ये मैंने आपको बता दिया, धोलावीरा से क्या मिला ये मैंने आपको बता दिया। मतलब जो जो विशेषताएं हमने देखी उसमें सारी विशेषताएं आ गई है ना। तो आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और यदि आप एक जगह लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखना, हाँ, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो लिखना और जो मैंने आपको जहां जहां आर्थिक विशेषताओं में, राजनीतिक में, धार्मिक में, कला में जो जो चीजें लिखाई है मोहनजोदड़ो की वो वहां पे ऐड कर देना। ऐसे ही आप हड़प्पा में ऐड कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका काम जो है अच्छे से हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा मैं आपको संभव रहा तो एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा जो कुछ अन्य जो छोटे मोटे स्थल हैं जिनके बारे में हमने नहीं पढ़े हैं, तो वो आपका जो टॉपिक है जो समग्रता से कवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर रहेगी कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इतनी व्यवस्थित जो सभ्यता थी उसका पतन आखिर क्यों हुआ। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी जो सभ्यता रहती है ना उसके पतन के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता। पहली बात तो ये, विभिन्न कारण रहते हैं जिसके चलते और पूरी की पूरी सभ्यता जो है कई साल लग जाते हैं नष्ट होने में, है ना, तब जाके वो नष्ट होती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई विस्फोट हुआ और खत्म सब कुछ, कोई बम गिरा दिया और खत्म, ऐसा नहीं था। लेकिन अब कौन कौन से विद्वान हैं जो क्या क्या मत देते हैं, उन विभिन्न मतों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ। कुछ स्थल तो ऐसे थे जो आकस्मिक है, जो उनका पतन जरूर हुआ। जैसे जो है हमारे कुछ लोग कहते हैं कि जो है हमारा कई ऐसे स्थल थे जो क्रमिक रूप से और पतन को प्राप्त हुए थे, लेकिन कुछ स्थल ऐसे थे जो जल्दी उनका पतन हो गया था। बनावली का बहुत जल्दी पतन हो गया था, है ना, लेकिन कालीबंगा का भी जल्दी पतन हो गया था। अकस्मात पतन हुए थे इनके ना, बनावली और कालीबंगा का। लेकिन हम बात करें मोहनजोदड़ो की, धोलावीरा की, तो इनका पतन एक लगातार एक क्रमिक विकास तो नहीं कहेंगे, क्रमिक पतन रहा था उनका ना, धीरे 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 पतन की ओर उन्मुख हुए थे। तो इस प्रकार से हुआ था, पूरी सभ्यता अचानक से नहीं चली गई थी, है ना। तो हम देखते हैं आखिर क्या कौन कौन से विद्वान हैं वो क्या क्या जो है थ्योरी यहाँ पे अपनी देते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, है ना। हड़प्पा सभ्यता का पतन, है ना, हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब इसमें जो बेसिक बात है वो मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी बोल के बताई कि किसी भी सभ्यता का जो पतन होता है ना वो किसी एक कारण से नहीं होता, है ना। किसी भी सभ्यता का पतन जो होता है वो एक कारण से नहीं होता, उसमें विभिन्न कारण जिम्मेदार रहते हैं। और जैसा कि हमें पता है यहाँ के जितने भी स्थल रहे हैं उनका सब स्थलों का और अपने अपने हिसाब से पतन हुआ है ना। तो विभिन्न स्थलों के पतन का जो है काल भी भिन्न भिन्न रहा है, कारण भी भिन्न भिन्न रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखें, एक परिचय लिखें, यहाँ पे परिचय लिखें। तो हम परिचय में ये लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों का पतन भिन्न भिन्न कालों में हुआ, है ना, भिन्न भिन्न कालों में हुआ।
कुछ नगरों का अकस्मात तो कुछ का क्रमिक पतन हुआ, है ना। कुछ नगरों का अकस्मात, कुछ नगरों का अकस्मात तो कुछ नगरों का क्रमिक पतन हुआ, है ना। क्रमिक पतन हुआ। देखो अकस्मात पतन किन किन का हुआ। अकस्मात जो पतन हुआ था विद्यार्थियों, अकस्मात पतन में हम नाम डाल सकते हैं, एक तो बनावली का, बनावली, और एक नाम हम इसमें डाल सकते हैं कालीबंगा, है ना। बनावली और कालीबंगा का आकस्मिक पतन हुआ, ठीक है। लेकिन जो क्रमिक पतन के रूप में हम देखते हैं, क्रमिक पतन जो हुआ उसमें हम एक तो मोहनजोदड़ो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का पतन जो हुआ वो क्रमिक था, यानी कि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। और इसके अलावा हम एक और नाम देखें यहाँ पे तो धौलावीरा देख सकते हैं, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हुआ, यानी कि पूरी सभ्यता अचानक से नष्ट नहीं हो जाती है ना, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखिए विभिन्न जो विद्वान हैं वो भिन्न भिन्न मत देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों के मत, है ना, विभिन्न विद्वानों के मत, विभिन्न विद्वानों के मत, मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसके कारणों को लेकर विभिन्न विद्वान अपने अपने मत देते हैं। इसमें एक सबसे प्रसिद्ध मत चलता है मार्शल महोदय का, वो कहते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई होगी और बाढ़ के कारण पूरी सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। मैं आपको बताऊं, बाढ़ वाला जो प्रमाण है, बाढ़ वाला जो मत है या बाढ़ वाला जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य माना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, वो भी हम जानेंगे, और इसका कुछ लोगों ने खंडन भी किया है, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो मैं पहला लिखता हूं, पहला सिद्धांत कौन सा है, बाढ़ आक्रमण, बाढ़ के कारण, है ना, बाढ़ के कारण। देखो ये जो हड़प्पा सभ्यता पे मोहनजोदड़ो नाम से एक फिल्म बनी थी, मोहनजोदड़ो जो फिल्म बनी थी उसमें ऋतिक रोशन ने जो है, ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े ने रोल किया था, और आशुतोष गोवारिकर ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। 2016 में ये फिल्म आई थी। उसमें भी बाढ़ को ही उस सभ्यता के पतन का कारण बताया है ना। तो ये सर्वमान्य माना जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि मार्शल ने, या मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ, है ना। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, ये कहते हैं मार्शल। अब मार्शल जो कहते हैं प्यारे साथियों, मार्शल का समर्थन एस.आर. राव भी करते हैं, और एस.आर. राव कहते हैं कि लोथल और भगत राव में बाढ़ आई थी, लोथल और भगत राव का जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था, है ना। अब इनका समर्थन जो है, मैं यहाँ पे इनका समर्थन, देखो इसके समर्थन में कौन कौन है, समर्थन की मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो समर्थन में एक नाम मिलता है एस.आर. राव। एस.आर. राव क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लोथल व भगत राव, ये गुजरात में पढ़ते हैं, का पतन बाढ़ के कारण हुआ, ठीक है। एक तो इनके समर्थन में ये आ जाते हैं। दूसरा जो व्यक्ति है मैके भी इनका समर्थन करते हैं। मैके भी ये कहते हैं
कि चनहुदड़ो का जो पतन हुआ था वो भी बाढ़ के कारण हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्नेस्ट मैके का नाम, मैके महोदय। मैके क्या कहते हैं कि चनहुदड़ो का पतन बाढ़ के कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से अब ये तीन लोग हो गए, मार्शल का मत हो गया, SR राव का हो गया, मैके का हो गया। इसके अलावा मैं आपको मोहनजोदाड़ो फिल्म में भी और जो है हम वो भी इसका समर्थन करती है, तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा मोहनजोदड़ो फिल्म, मोहनजोदड़ो फिल्म में भी बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना, के पतन का कारण माना। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी इंटरव्यू होना है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है और वहां पे ऐसा पूछा जा सकता है ना, इंटरव्यू का सवाल है। ये आज की पूरी क्लास ही जो है वो साक्षात्कार बेस आधारित है ना, साक्षात्कार के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से सवाल बनते हैं, वो पूछते हैं कि पतन क्यों हुआ था, आपको उसके पीछे तर्क देने होते हैं, अपने तर्क देने होते हैं ना, तो उसमें आप ये तर्क दे सकते हैं। ये जो फिल्म थी इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में तो कम है चांसेस पूछने के, वैसे पूछ लेते हैं। एक बार मैं कोई एग्जाम देने गया था, उसमें बाहुबली फिल्म का डायरेक्टर पूछा था ना, SS राजामौली। तो इसमें क्या पता इसका पूछ लें, तो आप आशुतोष गोवारिकर, आप ध्यान रखें, आशुतोष गोवारिकर जो थे इसके क्या थे, निर्देशक थे, है ना, निर्देशित किया। और पूजा हेगड़े और ऋतिक रोशन ने रोल किया था, वो हमें यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन प्यारे साथियों अब ये तीन स्थलों की बात हमें मिलती है, जैसे लोथल है, भगतराव है, चनहुदड़ो है, इनका जरूर पतन हुआ होगा बाढ़ के कारण, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई हो ऐसा नहीं है, है ना। अधिकांश स्थल जो ऐसे थे जो बाढ़ के प्रभाव से मुक्त थे, तो हम कैसे मान लें कि हड़प्पा सभ्यता जो है पूरी सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई हो, है ना। तो हम इसको हम स्वीकार नहीं करते, है ना। क्यों नहीं करते, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विपक्ष में तर्क हम क्या दे सकते हैं। विपक्ष में तर्क ये है कि कुछ स्थलों का यहाँ पे लिखेंगे कि हड़प्पा के अधिकांश स्थल बाढ़ के प्रभाव से मुक्त थे, है ना। हड़प्पा के अधिकांश स्थल जो थे वो बाढ़ के प्रभाव से मुक्त थे। फिर हम कैसे इस बात को स्वीकार कर लें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था, तो हम इसको खारिज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से एक ही तर्क है, काफी प्रबल तर्क है, क्योंकि अधिकांश जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वो बाढ़ के प्रभाव से मुक्त थे, सीधी सी बात है, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरे सिद्धांत पे आते हैं विद्यार्थियों हम। दूसरा सिद्धांत इसमें चलता है आर्य आक्रमण का सिद्धांत, है ना। RP चंद्रा ने पहली बार ये सिद्धांत दिया और स्टुअर्ट पिगट हो चाहे गॉर्डन चाइल्ड हो, इन लोगों ने जो है इस मत का समर्थन किया। पिगट ने और चाइल्ड ने इस मत का जो है समर्थन किया और इन्होंने ये कहा कि आर्य जो थे, आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण किया हड़प्पा सभ्यता पर और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। इसके पीछे इन्होंने कई तर्क भी दिए, जैसे ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और पुरंदर का अर्थ होता है पुरों को नष्ट करने वाला। पुर अर्थात दुर्ग, किलों को नष्ट करने वाला, है ना। अब चूंकि जो हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि प्रत्येक जो स्थल था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक निम्न क्षेत्र और एक गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र का मतलब जो किले वाला भाग था,
तो इन लोगों का ये मानना है कि जो किले वाला भाग था उसको इंद्र ने है जो नष्ट कर दिया था, इसलिए इंद्र को पुरंदर कहा गया है। एक तो तर्क ये देते हैं। दूसरा तर्क जो हमारे व्हीलर हैं, मार्टिमर व्हीलर, वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में एक हरियूपिया शब्द मिलता है ना, हरियूपिया शब्द मिलता है जिसका तादात्म्य में इन्होंने हड़प्पा से बिठाया है ना। हरियूपिया युद्ध का वर्णन मिलता है, हरियूपिया युद्ध का मतलब, तो और हरियूपिया शब्द का तादात्म्य इन्होंने हड़प्पा से बिठाया, एक ये बात करते हैं, है ना। और इसके अलावा ये भी एक बात ये भी करते हैं कि ऋग्वेद में कुछ जो हैं किलों के नाम भी मिलते हैं ना, तो उन किलों को संभवतः इंद्र ने नष्ट किया होगा। अश्वमयी एक किला है, अश्वमयी है ना, और भी आमा नाम से है, आमा है, अश्वमयी है, इस प्रकार से है जो किलों के नाम मिलते हैं ना। तो और इसके अलावा एक तर्क ये भी देते हैं कि जो सेमेंट्री एच कब्र मिली है हड़प्पा से, सेमेंट्री एच कब्र, उस कब्र के पास में उस कब्र से जो है कुछ नरकंकाल मिले हैं। एक तो कहते हैं कि 42 नरकंकाल मिले हैं, तो उन नरकंकालों का मिलना भी ये दर्शाता है कि संभवतः ये नरकंकाल युद्ध में है, जो युद्ध में ये लोग मारे गए होंगे, वो कंकाल शेष बच रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार के मत देते हैं, तो हम इसको लेते हैं। यहाँ पे ये पूरे चारों मत आएंगे नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या आप उतार लें, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम इस सिद्धांत को अगली जगह पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ये भी काफी प्रबल मत लगता है, लेकिन इसका भी खंडन यहाँ पे होगा, ठीक है, इसका भी खंडन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत हम कौन सा पढ़ेंगे? आर्य आक्रमण का सिद्धांत। काफी जबरदस्त सिद्धांत है ये, ठीक है। आर्य आक्रमण का सिद्धांत 2 नंबर आप डालें और यहाँ पे लिखें आर्य आक्रमण का सिद्धांत, आर्य आक्रमण का सिद्धांत, ठीक है, आर्य आक्रमण का सिद्धांत। मुख्य रूप से इसको देने वाले कौन थे? आरपी चंद्रा थे, आरपी चंद्रा, है ना, आरपी चंद्रा थे। और इसके समर्थक कौन कौन थे? देखिए, समर्थकों की मैं बात करूं, समर्थक कौन थे इसके? समर्थकों में आ जाएंगे हमारे पिगट महोदय आ जाएंगे, एक तो पिगट, एक चाइल्ड आ जाएंगे, है ना, पिगट है, चाइल्ड है, इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर है ना, व्हीलर ने जो हरियूपिया वाला जो मत दिया, व्हीलर, है ना। तो ये आर्य आक्रमण सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। प्रथम बार जो सिद्धांत दिया था वो आरपी चंद्रा ने दिया था, इसलिए आप आरपी चंद्रा को ध्यान रखना। पहले पूछते हैं कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसने दिया था, तो आरपी चंद्रा ने दिया था, है ना। अब ये अपने इस मत के पक्ष में और क्या क्या बात रखते हैं, ये बात हमें वहां पे बतानी है, ठीक है। साक्षात्कार में पूछते हैं कि भाई आर्य आक्रमण का सिद्धांत का आप यदि समर्थन करते हैं तो क्या पक्ष आप रखोगे, है ना। तो क्या पक्ष रख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके पक्ष में मत, इसके पक्ष में मत, इसके पक्ष में क्या मत है, तो वो मत मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। देखिए, पहला मत तो ये देते हैं, पहला मत क्या देते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है ना। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। संभवतः इसने हड़प्पा सभ्यता के गढ़ी क्षेत्र, है ना, गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र जो था, दुर्ग क्षेत्र को नष्ट किया होगा, है ना।
तो एक बात तो हमें ये मिलती है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। संभवतः इसने हड़प्पा सभ्यता के जो गढ़ी क्षेत्र था, जो उच्च क्षेत्र था, जिसपे अभिजात्य वर्ग या कुलीन वर्ग या अभिजन वर्ग या हम कह सकते हैं जो पैसे वाला वर्ग था वो रहता था, उसको नष्ट किया होगा। इसलिए इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दूं, किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, इसका अर्थ होता है ये। ठीक है, दूसरा तर्क ये क्या देते हैं? दूसरा तर्क मार्टिमर व्हीलर देते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द हरियूपिया का तादात्म्य व्हीलर ने किससे बिठाया है? व्हीलर ने जो है हमारे हड़प्पा से बिठाया है। व्हीलर ने हड़प्पा से बिठाया है, है ना? हड़प्पा से बिठाया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द हरियूपिया का तादात्म्य व्हीलर ने हड़प्पा से बिठाया है ना? एक बात हो गई ये। तीसरा मत ये देते हैं कि जो है सेमेंट्री एच संस्कृति से, सेमेंट्री एच जो संस्कृति है, मतलब सेमेंट्री एच हड़प्पा से कुछ कब्रें मिली हैं, है ना? उन कब्रों को सेमेंट्री एच नाम दिया गया है। यानी कि जो हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का क्षेत्र है वहां से लेकर और उत्तर प्रदेश व स्वात क्षेत्र तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के मध्य में कुछ विशिष्ट प्रकार की कब्रें हमें मिली हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सेमेंट्री एच क्षेत्र भी कहा जाता है या सेमेंट्री एच संस्कृति भी कहा जाता है ना? तो यहां से 42 नरकंकाल मिले हैं। तो उन नरकंकालों के कारण इसे क्या कहा जाता है कि संभवतः ये नरकंकाल जो हैं युद्ध के प्रमाण हैं, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तीसरा मत लिखना चाहूंगा। तीसरा मत हम ये लिख सकते हैं कि सेमेंट्री एच कब्र का मिलना, कब्र से सेमेंट्री एच कब्र से नर कंकालों का मिलना, नर कंकालों का मिलना, है ना? नर कंकालों का मिलना। ठीक है, तो ये कब्र कहाँ थी? ये कब्र थी हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल की बात है, हड़प्पा स्थल, है ना? हड़प्पा स्थल से ये कब्र मिली है और यहाँ से हमें कितने नरकंकाल मिले हैं? 42 नरकंकालों की जो है जानकारी हमें मिलती है। मतलब सेमेंट्री एच संस्कृति किस क्षेत्र को कहते हैं? आप वो भी ऐसा सवाल पूछ लें कि सेमेंट्री एच संस्कृति, जब यहाँ तक आप पहुंचोगे ना, सेमेंट्री एच कब्र की बात करोगे, तो वो हो सकता है सेमेंट्री एच संस्कृति के बारे में पूछ ले। तो आप कह सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से लेकर और हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कब्रें मिली, है ना, जिनमें नरकंकाल भी पाए जाते थे। तो इस क्षेत्र को हम सेमेंट्री एच संस्कृति के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख सकता हूँ, नोट डाल के आप भी लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर यूपी तक, यूपी व स्वात क्षेत्र तक, यूपी व स्वात क्षेत्र तक, क्षेत्र के मध्य के क्षेत्र को सेमेंट्री एच संस्कृति कहते हैं। सेमेंट्री
सेमेंट्री एज संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से कुछ विशिष्ट प्रकार के नरकंकाल मिले थे, है ना, कुछ विशिष्ट प्रकार के नरकंकाल मिले थे। कितने नरकंकाल मिले थे? तो यहाँ पे हमको 42 नरकंकाल जो हैं वो मिले थे, 42 नरकंकाल मिले थे, जिनमें से 37 नरकंकाल तो ये सेमेंट्री एज कब्र के क्षेत्र के थे और 5 नरकंकाल जो थे वो बाहर के थे, मतलब सेमेंट्री एज संस्कृति से बाहर के थे। ठीक है, तो इन मत के आधार पर हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका जो पतन हुआ वो आर्य आक्रमण के कारण हुआ। ठीक है, लेकिन इस मत का भी जो है खंडन करते हैं हमारे कई सारे विद्वान जो हैं, इसका जो है खंडन हमें देखने को मिलता है, जिसमें रोमिला थापर का बड़ा नाम है ना, कैनेडी महोदय का बड़ा नाम है। कैनेडी ये कहते हैं कि यहाँ पे जो नरकंकाल मिले हैं वो किसी महामारी के कारण जो है वो नरकंकाल हैं, न कि किसी युद्ध के, क्योंकि यहाँ पे कैनेडी महोदय हमें मलेरिया रोग, मलेरिया महामारी फैलने की बात बताते हैं। इसके अलावा ऐसा ही एक मत जो है हमें रोमिला थापर भी देती हैं। रोमिला थापर ये कहती हैं कि यहाँ पे जो 37 नरकंकाल मिले हैं उनमें से केवल एक नरकंकाल ऐसा है जिस पर घाव के निशान हैं, बाकी किसी पर घाव के निशान नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि ये युद्ध के प्रमाण हैं? तो फिर ये किसके कारण इतने सारे जो नरकंकाल मिले हैं? ऐसा हम यदि क्रॉस क्वेश्चन करें तो रोमिला थापर ये कहती है कि इन लोगों में एनीमिया की कमी हुई थी, जिसकी वजह से और यह सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी, है ना। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों इस मत का खंडन हो जाता है। तो कौन कौन लोग हैं इस मत के विपक्ष, इस मत का खंडन करने वाले, है ना, मत के अच्छा विपक्ष में मत, है ना, इस ये जो सिद्धांत है इसके विपक्ष में मत, विपक्ष में मत, विपक्ष में मत कौन कौन देते हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूं विपक्ष में मत देने वालों की, तो एक तो हमारा हो जाएंगे इसमें जो है वेडेल महोदय हो जाएंगे, वेडेल हो जाएंगे, कैनेडी हो जाएंगे, कैनेडी, वेडेल है, कैनेडी है, रोमिला थापर है ना, वेडेल, कैनेडी, रोमिला थापर, पीवी काणे और बीबी लाल भी इसी में आते हैं ना, बीबी लाल। ठीक है, ये इतने सारे लोग जो हैं इसके विपक्ष में मत देते हैं कि ऐसा नहीं था, आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट नहीं किया था, है ना। अब मत क्या रखते हैं? देखो रोमिला थापर क्या कहती हैं, रोमिला थापर क्या कहती हैं? रोमिला थापर का मानना यह है कि इस सभ्यता, यहां से जो नरकंकाल मिले हैं उन नरकंकालों में केवल एक ही नरकंकाल ऐसा है जिस पर घाव के निशान है, बाकी नरकंकाल बाकी जो नरकंकाल मिले हैं वो एनीमिया की कमी के कारण मिले हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोमिला थापर क्या कहती हैं कि एनीमिया के कारण, एनीमिया के कारण लोगों की मृत्यु हुई होगी, लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि 37 नरकंकालों में से 37 नरकंकालों में से केवल एक ही कंकाल पर घाव के निशान हैं, है ना। केवल एक ही नरकंकाल पर घाव के निशान है, बाकी के जो नरकंकाल हैं वो एनीमिया से ग्रसित थे। ऐसे ही KUR कैनेडी महोदय क्या कहते हैं? कैनेडी की बात करें हम, कैनेडी की, तो कैनेडी ये कहते हैं कि महामारी के कारण ये कंकाल मिले होंगे, है ना। तो ये मलेरिया महामारी की बात करते हैं, है ना, मलेरिया महामारी के कारण और लोगों की मृत्यु हुई, लोगों की
मृत्यु हुई, है ना, मलेरिया महामारी के कारण लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये एक इस मत का भी खंडन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा अन्य जो हमें मत मिलते हैं उसमें एक हमारा भूतात्विक परिवर्तन का मत मिलता है। भूतात्विक परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? ये जो M.R. साहनी थे, M.R. साहनी ने ये मत दिया था और M.R. साहनी ने ये कहा था कि जो हमारी भूमि है उसके आंतरिक भागों में और कुछ हलचल हुई होगी, जिसके कारण कुछ परिवर्तन हुआ होगा, जिसके कारण इस पृथ्वी के बाह्य भागों का जो है बाह्य भागों में और कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटित हुई, जिसकी वजह से और ये पूरी सभ्यता का पतन हो गया, है ना। यानी कि भूमि के आंतरिक भागों में हलचल के कारण बाह्य भागों में भी हलचल हुई और बाह्य भागों में हलचल के कारण भूतात्विक परिवर्तन हुए, जैसे जल प्लावन हुआ, महाविस्फोट हुआ, नदियों ने अपना रास्ता बदला, है ना। इस प्रकार से है जो कोई ना कोई परिवर्तन हुआ और यह पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। इस मत के समर्थन में जो डेल्स महोदय हैं, वो डेल्स ये कहते हैं कि नदियों के नदियों की जो दिशा थी उसमें परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से जल प्लावन हुआ, है ना। तो जल प्लावन का सिद्धांत डेल्स देते हैं, जो भूतात्विक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा, है ना। तो डेल्स महोदय क्या कहते हैं कि कई कारण थे जिसकी वजह से मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल पैदा हुई, उसकी वजह से नदियों के जो जमाव क्षेत्र थे वो ऊंचे हो गए, हवाओं के कारण नदियों का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया, और जब नदियों का मार्ग अवरुद्ध हुआ और जमाव क्षेत्र थे नदियों के वो ऊंचे हो गए, तो नदियों का पानी जाए कहाँ। इस वजह से नदियों का पानी जो है एकदम फैल गया, बाढ़ के रूप में एक तरीके से जल प्लावन हो गया, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और इस वजह से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। इस प्रकार की बात हमें कहते हैं डेल्स महोदय। जबकि राइक्स महोदय ये कहते हैं कि जो सहवान क्षेत्र है मोहनजोदाड़ो का, सहवान क्षेत्र, मोहनजोदाड़ो के सहवान क्षेत्र से उन्हें कुछ भूकंप के है जो साक्ष्य मिले हैं। वो ये कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक जो है एक टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, है ना, यानी कि भूकंप आया, और उसके साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो के सहवान क्षेत्र से मिलते हैं, और उस भूकंप की वजह से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। ऐसा कौन कहते हैं? राइक्स महोदय कहते हैं। लेकिन राइक्स का भी खंडन T.H. लैम्ब्रिक कर देते हैं, है ना। और T.H. लैम्ब्रिक करके, और वो क्या कहते हैं कि नदियों की जलधारा में परिवर्तन हुआ था, इस वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ, है ना। तो ये बातें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सिद्धांत भी यहाँ पे आएगा नहीं, थोड़ा अधूरा रह जाएगा, तो हम अगले उस पे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए, तीसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तीसरा सिद्धांत जो है हमारा, वो हम पढ़ेंगे भूतात्विक परिवर्तन का सिद्धांत, है ना। कौन सा सिद्धांत है? भूतात्विक परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए क्या है इस सिद्धांत के अंतर्गत भूतात्विक परिवर्तन का सिद्धांत, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। तीसरा सिद्धांत है भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन, है ना। ये दिया किसने था? M.R. साहनी ने दिया था। M.R. साहनी ने दिया, है ना। भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी ने दिया। और क्या था ये? इसमें जो मैंने भी आपको बोल के जो बात बताई वही थी, मैं बस सीधा इसको लिखूंगा, बार बार बोलूंगा नहीं। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में हुई हलचल के कारण इसके बाह्य भागों में भी, इसके बाह्य यानी बाहरी भाग, बाह्य भागों में भूतात्विक परिवर्तन हो गए, है ना।
है ना। भूतात्विक परिवर्तन तो सॉरी, भूमि के अंतर्गत ये जो हुई हलचल जो है ये भूतात्विक परिवर्तन था, उसकी वजह से बाह्य भागों में भी परिवर्तन हो गए, बाह्य भागों में परिवर्तन हो गए, परिवर्तन हुए, जिसके कारण ये से है ना, आप समझ ना, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, यह सभ्यता नष्ट हो गई, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, यह सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है साथियों, तो अब इसके मत में डेल्स महोदय और राइक्स महोदय भी हैं, है ना। तो डेल्स महोदय इसके मत में इसके पक्ष में मत क्या है, देखिए इसके पक्ष में मत, इसके पक्ष में मत, है ना। इसके पक्ष में मत देने में जो है हमें डेल्स महोदय का मत सबसे पहले हम लेंगे। डेल्स महोदय जो हैं, डेल्स महोदय क्या कहते हैं, डेल्स कहते हैं कि ये जल प्लावन की बात करते हैं, है ना। जल प्लावन साथियों, डेल्स महोदय के डेल्स कहते हैं कि जल प्लावन के कारण, है ना, जल प्लावन का सिद्धांत कौन देते हैं, डेल्स देते हैं। और इसके पीछे वो क्या तर्क देते हैं, जल प्लावन क्यों हुआ, जल प्लावन क्यों हुआ, है ना। जल प्लावन होने का जो कारण था, जल प्लावन के पीछे कारण, देखो ये तो यहां बात खत्म हो गई कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया डेल्स ने, कि जल प्लावन के कारण जो है भूतात्विक परिवर्तन हुए और पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। आखिर जल प्लावन क्यों हुआ, जल प्लावन होने के पीछे कारण था नदियों द्वारा अपना रास्ता बदलना, नदियों द्वारा अपना रास्ता बदल लेना। अब नदियों ने रास्ता क्यों बदला, क्योंकि नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, उसके जो निम्न क्षेत्र थे वो ऊंचे हो गए थे, उसका जो प्रसार क्षेत्र था उसमें अवरुद्ध आ गया था, हवाओं के कारण वहां पे अवसाद जम गए थे, है ना। इस वजह से उसके रास्ते थे वो अवरुद्ध हो गए, तो नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, नदियों ने रास्ता बदला तो जल प्लावन हो गया, है ना। तो ये बात हमें डेल्स महोदय बताते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, राइक्स की बात करते हैं। राइक्स जो कहते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भूकंप जो है यहाँ पे आया होगा, जो है भूकंप की ये बात करते हैं कि क्या आया होगा, भूकंप आया होगा, है ना। भूकंप आया होगा, है ना। भूकंप की ये बात करते हैं और ये कहते हैं, इसके पीछे तर्क क्या देते हैं, इसके पीछे देखो तर्क क्या देते हैं, भूकंप आया होगा तो भाई भूकंप की बात को सीधा कौन मान लेगा, डायरेक्टली कौन मान लेगा कि भूकंप आया होगा। तो इसमें तर्क ये देते हैं कि जो मोहनजोदड़ो के पास में एक स्थल मिलता है सहवान, वहां से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं उनको, ना। तो सहवान से प्राप्त भूकंप के साक्ष्य, सहवान जो है मोहनजोदड़ो के पास में है, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो के पास में है, से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले, है ना। सहवान से भूकंप के साक्ष्य मिले, है ना। तो इस आधार पे ये माना जाता है कि भूकंप के कारण सभ्यता का पतन हुआ होगा। लेकिन अब आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं कि किसी एक जगह पर भूकंप आया और पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो, ऐसा हम नहीं मान सकते, है ना। विवर्तनिक हलचल भी इसको कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, ये तो मैंने सामान्य भाषा लिखा है, भूकंप को विवर्तनिक हलचल, है ना, टेक्टोनिक मूवमेंट अंग्रेजी में आ जाए, मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या पता कैसा सवाल आए वहां पे। भूकंप आया होगा या भूकंप को हम क्या कहेंगे, विवर्तनिक हलचल हुई होगी, है ना, विवर्तनिक हलचल, है ना, विवर्तनिक हलचल, या अंग्रेजी में बोले तो टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ होगा, ठीक है, ये हुआ होगा। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखो राइक्स महोदय के मत का जो खंडन किया, इस मत का, राइक्स के मत का खंडन वो किया था एच टी लैम्ब्रिक ने, एच टी लैम्ब्रिक,
है ना। H.T. लैम्ब्रिक ने इस मत का खंडन किया। और H.T. लैम्ब्रिक ने क्या कहा था? H.T. लैम्ब्रिक ने कहा था कि नदियों की जलधारा में परिवर्तन हुआ होगा, उसकी वजह से जो है नदियों की जलधारा में परिवर्तन हुआ होगा और उसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, है ना। तो ये मत इसका यहाँ पे खंडन कर देते हैं। ठीक है, अब चौथा मत हम क्या पढ़ते हैं? चौथा मत में हम यही पढ़ेंगे, नदियों की जलधारा में परिवर्तन, है ना। ठीक है, नदियों की जलधारा में परिवर्तन या नदियों के द्वारा रास्ता बदल लेने वाली बात, है ना। तो चौथा सिद्धांत जो है हमारा, वो वैसे चौथा मान लेते हैं। चौथा जैसे डेल्स ने तो यही बात कही है, डेल्स वाली बात, डेल्स का थोड़ा जल प्लावन क्या जाएगी, है ना। और वत्स भी है, टी.एच. लैम्ब्रिक भी है, और डेल्स भी जो है वही बात कहते हैं, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। क्योंकि इस मत को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। जैसे चौथा मत में यहां पे लिखूं, नदियों की जलधारा या नदियों द्वारा रास्ता बदल लेना, ये लिखेंगे हम, है ना। नदियों की जलधारा में परिवर्तन या नदियों द्वारा रास्ता बदल लेना, नदियों द्वारा रास्ता बदल लेना, रास्ता बदलने के कारण लिखते हैं, बदलने के कारण। ठीक है, नदियों के द्वारा रास्ता बदलने के कारण। इस मत के समर्थनकर्ता कौन कौन से हैं? देखिए, इस मत के समर्थन में एक तो H.T. लैम्ब्रिक आ ही जाएंगे, H.T. लैम्ब्रिक। ठीक है, एक तो ये आ जाएंगे। इसके अलावा डेल्स महोदय भी आ जाएंगे इसमें, डेल्स, वत्स आ जाएंगे, वत्स, है ना। ये सारे नाम आ जाएंगे इसमें ना, डेल्स है, लैम्ब्रिक है, वत्स है। ठीक है, तो इतने सारे नाम इसमें आ जाएंगे। और इन लोगों ने जो कहा था विद्यार्थियों, वो ये कहा था कि जो नदियां हैं उनके जो जमाव क्षेत्र थे वो भर गए थे, है ना। हवाओं के कारण वहां पे अवसाद जमा हो गए और जो उनका मार्ग था नदियों का वो अवरुद्ध हो गया। जो निम्न क्षेत्र थे वो ऊपर उठ गए, है ना। इस वजह से नदियों ने जो अपना रास्ता बदला और पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, है ना। अब ये बात को मैं आपको बोल के मैंने बता दिया है, आप समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस प्रकार का सवाल नहीं आता, सीधा आएगा नदियों द्वारा रास्ता बदलने के मत के समर्थक कौन कौन है, तो ये समर्थक हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही आएगा। अब अगला जो सिद्धांत है 5वें नंबर पे मैं एक और बताऊंगा आपको कि इसके अलावा और कौन कौन क्या क्या मत देते हैं। तो एक मत यहाँ पे मिलता है व्यापारिक सभ्यता, क्योंकि ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और W.H. अल्ब्राइन ये कहते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो है जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनका पतन हो गया था, व्यापार का पतन हो गया था, इस वजह से यह सभ्यता का पतन हुआ, है ना। तो B.W. अल्ब्राइन क्या देते हैं? B.W. अल्ब्राइन के अनुसार, मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा, B.W. अल्ब्राइन के अनुसार क्या मत देते हैं ये? B.W. अल्ब्राइन के अनुसार व्यापार का पतन होने के कारण, व्यापार का पतन होने के कारण, है ना, व्यापार का पतन होने के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, यह सभ्यता नष्ट हुई, है ना। व्यापार का पतन होने के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। सिरीन महोदय भी इनका समर्थन करते हैं। समर्थन कौन करते हैं? सिरीन महोदय करते हैं। समर्थन की मैं बात करूं तो एक सिरीन रत्नाकार हैं, सिरीन रत्नाकार, है ना, सिरीन रत्नाकार ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ जो लाजवर्द मणि का व्यापार था उसका पतन हो गया था, इस वजह से सभ्यता का पतन हो गया। अब देखिए, एक चीज के कारण पूरी सभ्यता को नष्ट होना बताते हैं, लेकिन क्या करें, हमें पढ़ना ही पड़ता है ना। सिरीन महोदय क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ होने वाले लाजवर्द मणि के व्यापार, लाजवर्द मणि का व्यापार का पतन होने के
कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई। ठीक है, ये वाली बात ये बताते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े तर्क नहीं है ना, आसानी से काटे जा सकते हैं। एक काटने का एक ही तजुर्बा है कि केवल इतने सी बात को लेकर पूरी सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा पारिस्थितिकी असंतुलन की बात फेयर सर्विस करते हैं। फेयर सर्विस क्या कहते हैं? फेयर सर्विस और बी के थापर ये दोनों कहते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है जनसंख्या बहुत अधिक हो गई थी। फेयर सर्विस क्या कहते हैं? जनसंख्या अधिक होने से और पूरी जो व्यवस्था है इनकी बिगड़ गई और पतन हो गया सभ्यता का, है ना। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी असंतुलन कह सकते हैं हम, है ना, पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन। ये पारिस्थितिकी असंतुलन वाली बात कौन देते हैं? हमें ये सिद्धांत देते हैं क्या नाम से, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस और बी के थापर, बी के थापर, है ना। ठीक है, बी के थापर। इसके अलावा एक अदृश्य गाज का सिद्धांत और मिलता है। अदृश्य गाज की कोई रासायनिक विस्फोट यहाँ पे हुआ होगा, वो एम दमित्री देव कहते हैं ना, और इस प्रकार की गाज का साक्ष्य वो मोहनजोदाड़ो को बताते भी हैं। ठीक है, तो एक आखिरी सिद्धांत और हम यहाँ पे लिख देते हैं 7वें नंबर पे, अदृश्य गाज, अदृश्य गाज, या इसको लिखे हम रासायनिक, रासायनिक विस्फोट, रासायनिक विस्फोट, रासायनिक विस्फोट हुआ होगा। ये कौन कहते हैं? एम दमित्री देव, एम दमित्री देव, है ना, एम दमित्री देव। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? रासायनिक विस्फोट के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले, है ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे हड़प्पा सभ्यता के पतन की बातें। आप इसे लिखें, उतारें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी है। ठीक है, आपने ले लिया होगा। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता वाला जो हमारा टॉपिक था प्यारे विद्यार्थियों, हमने काफी विस्तृत पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, और मुझे लगता है करीब 15 घंटे की समथिंग हमारी क्लासें हो गई हैं, 14 या 15 क्लासें हो गई हैं। अब इसका प्रसार क्षेत्र को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि प्रसार क्षेत्र मैंने यहाँ पे पर्सनली नहीं पढ़ाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कंप्लीट प्रसार क्षेत्र पढ़ा दिया है ना। और कुछ स्थल यदि जो छूट गए हैं उनकी मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप प्रिंट करवा के और अपने नोट्स में ऐड कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का आनंद लेते रहिए।